नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा कमायणे वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्लॉज। क्लॉज इज सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंक टैंक्स ऑफ भारत, स्पेशली इन दी वॉरफेयर डोमेन, द आर्म्ड फोर्सेस डोमेन। बहुत बड़ी न्यूज आई है। लिंडसे ग्राहम, यूएस के साउथ कैरोलिना स्टेट के सेनेटर, और इनका भारत के साथ क्या संबंध है? भारत के साथ इसलिए संबंध है क्योंकि भारत के बारे में सबसे ज्यादा जहर उगलने वाले ये थे। हमने अननोन गनमैन तो बहुत सुना था, पर अननोन मिसाइल्स कब से आने लगी ये मुझे अचंभा होने लग गया। और थोड़ा सा यूएस की पॉलिटिक्स के बारे में अगर मैं जानूं, तो जैसे हमारा राज्यसभा और लोकसभा होता है, वैसे ही उनका जो लोअर पार्लियामेंट होता है उसको कांग्रेस कहा जाता है, और जो अपर पार्लियामेंट होता है, जो हमारे यहाँ राज्यसभा है, उसको वहां पे सेनेट कहा जाता है। बट पावर्स में बहुत डिफरेंस है। वहां पर ज्यादातर प्रेसिडेंट्स सेनेट से आते हैं, मतलब उनकी राज्यसभा काइंड ऑफ अपर हाउस से आते हैं। और सबसे ज्यादा एग्रेसिव, सबसे ज्यादा अगर डिबेट्स होती हैं तो सेनेट में होती है, नॉट इन कांग्रेस। ये सेनेटर थे साउथ कैरोलिना के। साउथ कैरोलिना का भी अपना एक इतिहास रहा है। ये सबसे रेसिस्ट स्टेट माना जाता है जब बात करते हैं अमेरिका की। अब क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये लिंडसे ग्राहम, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, या जो भी इनकी भाषा में कहें, हेवन एंड हेल, विच एवर वे। बट ये कल एक अननोन मिसाइल कहीं से आई। ये अपने एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, कहाँ, यूक्रेन की तरफ जा रहे थे, और अचानक से निपट गए। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री। तो इनकी मौत हुई है वो एवॉर्टिक डिसेक्शन से हुई है। एवॉर्टिक डिसेक्शन जो होता है एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि आर्टरीज जो होती है हमारे बदन में वो कड़ी हो जाती हैं, बहुत सख्त हो जाती हैं, जिसके वजह से वो टूट जाती हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा आर्टरीज एक तरह से ट्यूब की तरह होती हैं, नरम होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन धीरे धीरे बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल की वजह से वो अंदर इनके कैल्सिफिकेशन होता है, कड़ी हो जाती हैं, और जैसे शीशा टूटता है उस तरह से टूटती हैं। और आर्टरीज में मैक्सिमम ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से आदमी जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ये कोई ऐसा रेयर बीमारी भी नहीं है। जनरली जब ओल्ड एज होती है तो लोगों को ये बीमारी होने का चांस होता है। नॉर्मली इसमें टाइम भी नहीं मिलता आपको रिकवर करने का, और एक बार इंटरनल ब्लड निकलता है आर्टरी से तो इतनी तेजी से निकलता है कि फिर वो अंदर सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको भर देता है पानी से, ब्लड से, एंड देन उसकी मौत हो जाती है। तो इनकी जो मौत का सही कारण वो है, जिसके ऊपर इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आई हैं यूएस वगैरह की। हालांकि एफबीआई ने कहीं एक दूसरा एंगल रूल आउट नहीं किया है, कि एफबीआई अभी थोड़ा खुल के बाहर नहीं आई है कि क्या एंगल हो सकता है। जैसे पॉइजनिंग हो गई, जैसे और भी कई सारी चीजें होती हैं, स्लो डेथ वगैरह के तरीके होते हैं, उस तरह की चीजों का अभी तक मिसाइल द्वारा प्रक्षापण जो होता है वो नहीं हुआ है इनके ऊपर। लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि ईरान में इसके ऊपर काफी कुछ चर्चा हो रही है कि किस तरह से शायद इनकी डेथ हुई। रशिया में अभी तो उतना ओपनली कुछ नहीं आया है। तो मैं कहूंगा इसको आप इस तरह से मानिए कि ऊपर वाला सब देखता है। सीसीटीवी कैमरा की एक टैग लाइन है, जो हमारे सीसीटीवी बनाते हैं उनकी कंपनी है, उसकी एक टैग लाइन है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने डिवाइन जस्टिस दी है दुनिया को, कि ये कैसा व्यक्ति था, एक तरफा था, जिसको दूसरी तरफ की चीजें दिखती ही नहीं थी। अब एक एक करके अगर आपको मैं बोलूं तो खाली इंडिया के बारे में बात करता हूं, मैं ईरान के बारे में बात नहीं करूंगा, रशिया के बारे में बात नहीं करूंगा। प्योरली आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू कि ईरान, इंडिया के साथ इसका कैसा बिहेवियर था। सबसे पहले ऑयल था। इंडिया जब से रशिया से ऑयल खरीदने लगा, इसने लगातार भारत की आलोचना करी है, भारत को ट्विटर पर और कई कई प्लेटफॉर्म्स पे बदनाम करने की कोशिश की है, ये जानते हुए कि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उसको चाइना का तेल नहीं दिखता था जो चाइना खरीदता था, उसको चाइना का तेल जो ईरान से खरीदते थे वो नहीं दिखता था, क्योंकि यूएस के अंदर दम नहीं है चाइना को कुछ करने के लिए।
तो इसलिए वो खाली भारत को एक निशाना बना रहे थे। और शी जिनपिंग ने उसकी ऐसी पुश टेढ़ी की कि उसके बाद वो सीधे नहीं हो पाए हैं। यानी कि रेयर अर्थ जो चाइना का स्ट्रेंथ है, जो मिनरल स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ों की वजह से चाइना को तो कुछ नहीं किया, चाइना तो ईरान से भी तेल ले रहा था। भारत ने कम से कम ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। तो वो बार-बार आपने जो ट्वीट में भी दिखाया है ये कि भाई क्यों हम, और उससे ज़्यादा वो ये भी बोलता था कि तेल ले करके और खुले बाजार में वो बेच रहा है भारत। इतना गंदा और घिनौना इल्ज़ाम लगाने वाला आदमी, उसको जस्टिस बीन सर्व्ड, ये मेरा एक मानना है। हालाँकि किसी की मौत पे हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन मैं वही बोला कि भगवान सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है कि कैसे कौन क्या कर रहा है। तो इसने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि भारत तेल ले करके सस्ते में और ओपन मार्केट में महँगे में बेचता था। जबकि सच्चाई ये है कि भारत तेल ले करके उसको रिफाइन करके यूरोप को देता था, क्योंकि यूरोप ने शुरू में बोला था कि इस तरह से करिए। बाद में जब सूट नहीं किया तब उसको भारत के खिलाफ आरोप लगाने लग गए, आलोचना करने लग गए भारत की, जिसका कि जयशंकर जी ने बहुत अच्छी तरह से, बहुत खूबसूरत तरीके से जवाब दिया हुआ है। हर फोरम में भी हाल ही में उन्होंने क्या बोलते हैं, इसी सब्जेक्ट पे बात करी थी, एक लेडी जर्नलिस्ट थी यूरोप की, उसको जवाब दिया। अभी इस तस्वीर को ही देखिए, रशिया अटैक करे तो भाई ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट अटैक हुआ, यूक्रेन के इतनी कैजुअलिटीज हुई, लेकिन जब यूक्रेन अटैक करे तब इनके मुंह से शब्द नहीं निकलता था। देखिए, यूक्रेन को 30 से 32 देश सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग बिग 5 यूरोप। रशिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था, भारत भी नहीं कर रहा था। भारत तो तेल ले रहा था सिर्फ, जो कि उसकी जरूरत है। वो अपने आदमियों को भूखा तो कमजोर थोड़ा करेगा, भूखा थोड़ा मारेगा। अपने आदमियों के अपने देश में क्यों प्राइस बढ़ाएगा? तो उसको जहां से तेल मिलेगा वो लेगा। आपने मिडिल ईस्ट का पूरा तेल खुद खरीदना शुरू कर दिया। पहले 35% तेल ये लोग रशिया से लेते थे। जब वो 35% उन्होंने क्या किया, अरब से लेना शुरू किया, तो हमारे पास तेल लेने के लिए जगह नहीं थी। तो हमारा बट नेचुरल अगला सोर्स तो देखना पड़ेगा, हम तो भूखे नहीं मरेंगे ना। तो हमने अपना जो किया अपने जनता की भलाई के लिए किया, इसमें कि कोई स्वार्थ नहीं। लेकिन ये भाई साहब जो हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि अलास्का में पुतिन इसलिए नहीं आया था कि वो शांति चाहता था। अलास्का में पुतिन इसलिए आया क्योंकि भारत के खिलाफ जो है अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए थे, वो टैरिफ को कम कराने के चक्कर में वहां आया था। अरे भाई, भारत के खिलाफ तो टैरिफ पता नहीं कब से लगा रहे हैं लोग, और पुतिन को अपनी खुद की मुसीबतें कम है जो भारत की मुसीबत लेके वहां जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये आदमी इतना, मैं इसको बोलता हूँ ट्रम्प का जुड़वा भाई। अगर ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट जिस तरह की देता था। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रम्प से बात की तो उसमें इसका ट्वीट आ रहा है कि भाई, आई होप तुमने तेल और उसके बारे में बात की है कि मैं आप तेल नहीं खरीदेंगे और यूक्रेन में शांति बहाल करने में मदद करें। भारत ने कब यूक्रेन में शांति से मना किया है? डे वन से, जिस दिन से लड़ाई शुरू हुई है, प्रधानमंत्री जी का एक ही स्टेटमेंट है, वी वांट पीस टू बी रिस्टोर्ड, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं पूरे विश्व में, ये नोट करिए, अकेले ऐसे व्यक्ति हैं विश्व में जो ये बोलते हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इट्स एन एरा ऑफ पीस। और इसको उन्होंने साबित करके दिखाया ऑफ सिंदूर में, जब उन्होंने एक एक बढ़िया प्लान के तहत 4 दिन के अंदर वो लड़ाई खत्म भी कर दी। किस देश में इतनी हिम्मत है जो इस तरह से कर सके? चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो हमास, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, सारे के सारे जो है बातें बहुत करते हैं, लेकिन जमीन पे काम इनका उल्टा होता है। आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो अमेरिका ने लड़ाई वहां शुरू करी है, जिस भी वजह से शुरू की हो, सारा विश्व तंग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। उसमें कौन क्या गलती कर रहा है वो बात बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप लोग विश्व शांति के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। आज बात करते हो कि हाँ हाँ बहुत अचीव कर गए, बहुत नजदीक है, और अगले दिन आप समझौता तोड़ देते हो, सीज फायर तोड़ देते हो। ये तो सीरियसनेस नहीं बताता है। और अब आप चले हो कि भाई चलो हम विश्व ईरान को विश्व के
नक्शे से ही मिटा देंगे, मिटा दो। ये इस तरह के जो पर्सनालिटीज होती हैं, ये दुनिया में सिर्फ अशांति फैलाने के लिए आती हैं। भारत का जो मुख्य उद्देश्य होता है शांति बहाल करना, हर जगह कहीं भी उसको फॉलो करता है। अब भगवान अगर आपको मदद कर रहा है क्योंकि आपके इरादे अच्छे हैं ना, तो भगवान मदद कर रहा है। किसी को नॉन गनमैन से, किसी को एवॉर्टिक डिसेक्शन करके ऐसी बीमारी हुई कि उसको पता ही नहीं चला कि कब वो मर गया। सो कहने का मतलब है कि हमारे साथ भगवान खड़ा है, हमारे साथ ऊपर वाला खड़ा है जो हमको सपोर्ट करता है। इसका ये मतलब नहीं कि भारत अपने आप को कमजोर कर ले। भारत के अंदर है कि जो अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को इस दर्जे तक ले जा रही है कि अगला राउंड आने पे आपको सिंदूर जैसा लड़ाई नहीं दिखेगी, आपको सिंदूर से कहीं 10 गुना ज्यादा बड़ी लड़ाई दिखेगी। और वो ऐसी लड़ाई होगी जो कि जो देश कोशिश कर रहे हैं ना। आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, इस सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है, आपको अच्छा भी लगेगा, आपके ऑडियंस को अच्छा लगेगा। कुछ हमें पता चला है, कुछ सूत्रों से पता चला है कि पाकिस्तान जो है अब कोशिश कर रहा है मीडिएशन करने की लीबिया में। लगता है पाकिस्तान ने एक धंधा बना लिया है मीडिएशन करने का। न उससे इकोनॉमी संभाली जा रही है, न उससे पानी संभाला जा रहा है, न उससे क्या बोलते हैं अपना डिफेंसिव प्रिपेयर्डनेस संभाला जा रहा है। गरीबी चरम सीमा पे है, इन्फ्लेशन चरम सीमा पे है। अब उसको लगता है यार ये सब तो मेरे बस बाहर है, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अब मीडिएशन करके ही मैं पैसे कमाता हूँ। तो पहले उसने कोशिश करी ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में मीडिएशन करने की, उसका नतीजा आपके सामने दिख रहा है। लड़ाई अभी भी चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, दुनिया उसी तरह से तंग है। अब वो सोच रहे हैं यार ये खत्म हो गया, अब इसमें तो हमारा कुछ है नहीं, चलो लीबिया चलते हैं। अब वो लीबिया में कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपस में सुलह कर लें, वहां से कुछ मिल जाएगा, वहाँ कई सारी वो माइंस वगैरह हैं, वहां से हमको कोई रेयर अर्थ और ये सब मिलेगा, वो फिर हम अमेरिका को देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस समय जो पाकिस्तान जो है वो ऐसी ऐसी दशा में है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से अपने घर को ठीक करूं, छत ठीक करूं, फर्श ठीक करूं, दीवार ठीक करूं, या नाली ठीक करूं। मेरे ख्याल से अब वो नाली में चला गया है मीडिएशन करने के लिए। सो ये सर जो हाँ बोलिए। जी सर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां जहां यूएस रायता फैलाएगा वहां वहां पाकिस्तान अपना वो मीडिएशन करने चला जाएगा। लिबिया में भी इन्होंने रायता फैलाया, ऐसा तो नहीं है कि लिबिया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी देखिए यूएस जो है थोड़ा शॉर्ट साइटेड है, मेरा ये मानना है। वो ओवर ईगर है अपना मिलिट्री पावर दिखाने के लिए, चाइना अंडर ईगर है अपना मिलिट्री पावर दिखाने के लिए। चाइना कोशिश करता है मैं अपने इकोनॉमी, व्यापार, इससे दुनिया को कंट्रोल करूं। अमेरिका सोचता है कि मैं क्या बोलते हैं अपनी मिलिट्री पावर से दुनिया को कंट्रोल करूं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के एक भयानक स्थिति पैदा कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए, जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हो, इजराइल हमास वॉर हो। बताइए, इजराइल हमास वॉर की वजह से हाइफा पोर्ट बंद हो गया है। इसकी वजह से हमारा जो आईमेक कॉरिडोर बन रहा था यूरोप तक, वो खटाई में पड़ गया। पाकिस्तान, यूएस ने टर्की को सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमें ग्रीस जाना पड़ा उस आईमेक कॉरिडोर को पूरा आगे बनाने के लिए यूरोप तक। आईआरएसटीसी जो हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात कर रहे थे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, रशिया है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज अभी उतनी डेवलप नहीं है। इनके इनके लिए, इनके ट्रेड के लिए अफगानिस्तान हो गया, इनकी ट्रेड के लिए हम नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर कर रहे थे, उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। और सबसे पहले जो चीज उन्होंने करी है कि जो चबहार पोर्ट है जिसमें भारत अपना सब कुछ लगा रहा था, वो अब तहस नहस हो चुका है इनकी बमबारी में। तो जी ये लोग तो मतलब इतने शॉर्ट साइटेड हैं कि दुनिया की बाकी लोग भाड़ में जाए, उनका काम होना चाहिए, ना उनका काम हो पाता है, दुनिया तो तंग होती है, वो होती है। बात बताइए इसमें ईरान को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है, सॉरी यूएस को। ये वेस्ट जो एशिया, वेस्ट एशिया वैसे ही तंग है। वेस्ट एशिया को तो ये पता नहीं चल रहा है किधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, पता नहीं किधर जाऊं, वो वाली हालत हो गई है वेस्ट एशिया की। यूएई ने अच्छा किया कि कट लिया यहाँ से और भारत के साथ हाथ मिला लिया, इजराइल और भारत का एक रास्ता जुड़ गया है। सो इन्हें इन्हें खुद अपनी सिचुएशन संभालने का तरीका नहीं पता है।
जी। सर ये जो ठीक। लिंडसे ग्राहम थे जिनकी मृत्यु हुई है, ये फाउंडर एंड स्पॉन्सर हैं वॉर इन यूक्रेन के। ही वाज़ द वन हू एक्चुअली एंड इनका एमआईसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ में बहुत गहरा रिश्ता है। और साथ के साथ अल-कायदा को भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट और फंडिंग करवाई थी जब अल-कायदा को खड़ा किया जा रहा था। ऐसा नहीं या ही इज़ नॉट उस अ समय जी। या उस समय क्या था कि पूरा अमेरिका जो था अल-कायदा और ये जो एक्चुअली उसका नाम उस समय ये था, मुजाहिद्स बोलते थे इनको। और उसके आलम जो थे, मोहम्मद आलम थे, वो इनके वो थे, क्या बोलते हैं, सपोर्टर, फाउंडर थे। मोहम्मद आलम के नीचे ओसामा बिन लादेन था, जिसने मोहम्मद आलम को मारा और खुद टेक ओवर कर लिया। एक्चुअली फाउंडर जो थे वो आलम थे, मुजाहिद, जो रशिया के साथ लड़ाई कर, यूएसएसआर के साथ जिसने लड़ाई करी, सारी दुनिया के मुजाहिद को इकट्ठा किया था पाकिस्तान के थ्रू, वो आलम साहब थे। साहब मैंने गलत शब्द बोल दिया, आलम आतंकवादी थे। लेकिन उस आलम आतंकवादी के नीचे ये भी आए सऊदी अरेबिया से ओसामा बिन लादेन, उन्होंने उसके नीचे काम किया और धीरे धीरे उसके सिस्टम में घुस करके उसी का असैसिनेशन कराया और बाद में अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जिसका नाम उन्होंने अल-कायदा रखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द बेस, यानी कि फाउंडेशन, यानी कि वही धरा है जिसके ऊपर सारे आतंकी पैदा हो रहे हैं और आज भी पैदा हो रहे हैं, उसी उसी सलाफी जिहादी सोच के तहत। सर अगर आप अल-कायदा को देखें या यूक्रेन वॉर देखें या ब्रेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, ये रशिया के अगेंस्ट में इनके सारे। अल-कायदा रशिया के अगेंस्ट में, मुजाहिद रशिया के अगेंस्ट में एंड देन यूक्रेन वॉर अगेन रशिया के अगेंस्ट में। और ब्रॉडर लेवल पर अगर हम देखें तो जो इन्होंने जितने भी बेसिस अक्रॉस द वर्ल्ड बनाए हैं, वो 2 कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं। या तो रशिया को या इंडिया को। मैं चाइना को नहीं गिनती हूँ सर इसमें। इनकी हिम्मत नहीं है चाइना से पंगे लेने की क्योंकि पूरा इनका जो बैकयार्ड है वो चाइना ही सँभालता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए रशिया यूरोप का हमेशा नंबर रशिया और यूरोप का और अमेरिका का नंबर 1 एनिमी रहा है। चाहे आप कितने भी उनके उतार-चढ़ाव देखें ज़िंदगी में, जब से ये दोनों एंटिटी आई हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हमेशा इनका 36 का आंकड़ा है। अब यूरोप में ईस्टर्न यूरोप शुरू-शुरू में इनके साथ थे, अब वो भी फट गए, इनसे अलग हो गए रशिया से। इसी की वजह से रशिया को ऐसा लगा कि अगर ये मैं रोकूँगा नहीं, ये यूक्रेन को भी अपने में शामिल कर लेंगे, तब क्या होता, नेटो और रशिया की जो बाउंड्री है, वो आमने-सामने हो जाती, आई बॉल टू आई बॉल हो जाती। यूक्रेन एक बफर स्टेट थी, लेकिन अब यूक्रेन भी अगर नेटो ज्वाइन कर लेगी, तो पूरे के पूरे आर्टिकल 5 के नीचे आ जाएँगे, जिसका मतलब होता है एक देश पे अटैक, सारे देश का अटैक है। सारे देश पर अटैक है और वो सारे मिलके, अब तो वो भी नहीं था, वो भी दिखावा, एकदम दिखावा, वो भी क्लॉज़ एक दिखावा बन गया है। सारे के सारे खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। रशिया के जो फंड फ्रीज़ किए थे, उसके इंटरेस्ट भी ये लोग यूक्रेन को दे रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल कानून के तहत गलत है। आप किसी का फंड फ्रीज़ करते हैं, तो यू कैन नॉट यूज़ इट, और ये लोग यूज़ कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर। और ये भाई साहब जो थे यूक्रेन के रशिया के 500 लाख कैजुअल्टीज इनको नहीं दिखती हैं, इनको यूक्रेन की जरूर दी जाती हैं। तो ये थे लिंडे ग्राहम, जिसने इतने अपने अंदर इतने गलत काम किए हों, एक नहीं, दो नहीं, हजारों गलत काम किए हों, हर स्टेज पर किया हो, भारत के खिलाफ किया हो या फिर दूसरे देशों के खिलाफ किया हो, खास तौर से रशिया के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि डिवाइन जस्टिस, यही एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा इसके लिए। मैं क्यों मैं क्यों बोलूं कि इसको रशिया ने उड़ा दिया या ईरान ने उड़ा दिया या भारत ने उड़ा दिया। भाई हमें उड़ाने की जरूरत नहीं है, वो खुद उड़ने वाले थे, उड़ गए, ठीक है ना। जी। हाँ, सो थोड़ी हमें यंग एज में जाते तो सर हम तो दुनिया में थोड़ी शांति रहती। यंग एज नहीं, 70 के बाद सब हम लोग सब क्या नहीं मैं बोलते सिर्फ हैं, आपकी हम बात कभी नहीं कर भी, रही सर। मैं हम लोग जैसे सब जैसे कभी सर भी भगवान सकता है आप तो हमको, ब्लेसिंग की बात कर उसकी रही चिंता हूँ। मत करिए। हम सबको कभी भी कोई बुला सकता है, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसे आदमी को बुलाना राइट टाइम पे बहुत अच्छा है, क्योंकि हो सकता है अब यूक्रेन का कोई समाधान। ये भाई साहब यूक्रेन से आए थे, वहां जाके क्या किया इन्होंने, दुनिया को कुछ और बोलते हैं।
जमीन पे क्या किया इन्होंने, ड्रोन फैक्ट्री देखी उनकी ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, उन्होंने वहां पे और क्या मदद चाहिए वो सब देखा, ट्रेनिंग चल रही है नहीं चल रही, ये तो लड़ाई कराने गए थे भाई, लड़ाई दुनिया को बताते हैं कि भाई भारत मदद करे लड़ाई रोकने में। जब तुम एक तरफ से लड़ाई रोकना ही नहीं चाहते हो, आज आप मदद खींच लीजिए, यूक्रेन की लड़ाई अगले दिन खत्म हो जाएगी। इसी पे एज इज वेयर इज पोजीशन पे, एज इज वेयर इज पोजीशन पे बड़े सारे देशों की लड़ाई खत्म हुई है। आप देखिए साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, दोनों ने 36 पैरेलल लाइन बनाई है नहीं बनाई है, ये कोई नई चीज थोड़े होती अगर रशिया यूक्रेन की इस तरह से पैरेलल लाइन बनती भाई। इन द पास्ट देयर हैज बीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, हर जगह एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या लाइन ऑफ कंट्रोल है बना रखी है। ऐसे पुराने क्या बोलते हैं उदाहरण है जिसके तहत इनका ये सोल्यूशन निकल सकता था, लेकिन इन्होंने करना ही नहीं। इन्होंने तो ह्यूमैनिटी का और अपने बिजनेस यानी डिफेंस बिजनेस का सेल बढ़ाना है और वहां पे नए नए इक्विपमेंट की ट्रायल करनी है। ये इनका उद्देश्य होता है, सही उद्देश्य। पीछे वाला उद्देश्य ये होता है, सामने जरूर बोले लड़ाई बंद करो, ये करो वो करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो ये करके देखो, अपने आप अगले दिन लड़ाई बंद हो जाएगी और पुतिन साहब लड़ाई बंद कर देंगे। मैंने देखा है कि वहां का जो एटीट्यूड है वो लड़ाई आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा इस साल जो है रशिया जो है कोई लैंड ऑफेंसिव नहीं कर रहा, आगे टेरिटरी नहीं ले रहा, ये लोग कर रहे हैं, यूक्रेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों को मिलके बैठ के, जैसे कि मोदी जी ने बोला है, और यहाँ मैं चाहूंगा कि मोदी जी जो है वो एक्टिव रोल लें और ये पीस का जो प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता मोदी के बिना ये संभव होगा। मोदी और बाकी जो उनके मतलब सेम थिंकिंग वाले लोग हैं, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आज ही एक ग्लोबल पावर इंडेक्स परसेप्शन इंडेक्स निकला है, आप नेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, उसमें जो भारत का स्थान 12वां दिखाया गया है। मुझे लगता है ये गलत है, भारत पहले 4-5 में आना चाहिए, लेकिन चलिए उन्होंने इंडेक्स निकाला है, ऊपर 5 में उन्होंने चाइना को नंबर 1 दिया है, यूएस को नंबर 2 दिया है, उसके बाद जर्मनी है, इस तरह के देश हैं जो ऊपर आ रहे हैं। यूरोप के देश को छोड़ देंगे तो उनका वो हो जाएगा ना, क्या बोलते हैं वो एंग्लो सैक्सन जो ग्रुप है ही निकालता है इस तरह के इंडेक्सेस, और वो हमेशा कोशिश करता है कि इनके जो 4-5 लोग हैं, हालांकि इस बार ऑस्ट्रेलिया को नीचे कर दिया इन्होंने, अब वो क्यों किया ऑस्ट्रेलिया को नीचे मुझे नहीं पता, नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया शुड हैव आल्सो गॉन अहेड ऑफ इंडिया। भारत से थोड़ी दोस्ती बढ़ गई क्योंकि उसका नुकसान हो गया। हाँ हो सकता है कि भारत से दोस्ती ज्यादा बढ़ गई तो इसलिए उन्होंने वो कर दिया, बट एनीवे मेरा ये मानना है कि जस्टिस डन थ्रू गॉड एंड मे हिज सोल रेस्ट इन एटर्नल पीस इन वापस ना आए धरती पे, ऑलरेडी बहुत खले मचा के गए हुए। वैसे भी इंडिया नेशन का सीन इन एच और एच सर, और दूसरा ये कि ही वाज अ हार्डकोर क्रिश्चियन, सो वेयरएवर ही यूज्ड टू गो, इनकी कोशिश ये होती थी कि थ्रू दी क्रिश्चियन मिशनरीज ये फैलाने की कोशिश करते थे, बिकॉज एज आई सेड साउथ कैरोलिना इज अ हाईली रेसिस्ट प्लेस इन अमेरिका। सो थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। थैंक यू।